Hi friends, welcome to another interesting live session of Herbal Heals. दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको लास्ट सेशन में भी कहा था कि जेनरिक आयुर्वेदा और इम्यूनिटी के बारे में बात करने के बाद अब हम हमारे लाइव फेसबुक सेशंस में स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। पर क्या आपको पता है कि अगर ये हेल्थ प्रॉब्लम्स हमारे डॉक्टर्स को समझ में ही नहीं आए तो उसका ट्रीटमेंट ये किस तरीके से करेंगे। सो फ्रेंड्स, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ हमारे एंशियंट और वेरी इफेक्टिव टेक्निक की, जिससे हमारे डॉक्टर्स हमारी बीमारी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, और वो है नाड़ी परीक्षण। जी हाँ दोस्तों, नाड़ी परीक्षण और बॉडी टाइप के बारे में हम सबने सुना ही होगा, पर इसके डिटेल्स और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनके सभी आंसर आज हमारे एक्सपर्ट हमें देंगे इस लाइव सेशन में। पर दोस्तों, आगे जाने से पहले जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनको मैं हर्बल हिल्स के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। तो टेक्सटाइल बिजनेस से शुरू करने के बाद हमारे जो रिस्पेक्टेड डायरेक्टर है मिस्टर धीरेन्द्र दलाल ने फार्मा इंडस्ट्री में अपना पैर रखा। आयुर्वेदा की इम्पोर्टेंस और डिमांड को समझने के बाद हमारे डायरेक्टर ने 2005 में हर्बल हिल्स की स्थापना की। और हर्बल हिल्स में जो हमारी फर्स्ट प्रोडक्ट लाइन थी वो थी ग्रीन फूड सप्लीमेंट। और इसके सक्सेस के बाद और हमारे मार्केट में जो डिमांड थी उसको ध्यान में रख के हमने आगे कई प्रोडक्ट लाइन शुरू की, जैसे कि आयुर्वेदिक पाउडर, सिंगल हर्बल सप्लीमेंट्स, मेडिकेटेड काउ घी फॉर्मुलेशन एक्सेट्रा। और ये जो हमारे सभी प्रोडक्ट्स हैं, आज की तारीख में हमारे पास 350 से भी ज्यादा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। और ये सभी प्रोडक्ट्स जो 24 हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जो कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स है, उसको ध्यान में रख के बनाए गए हैं। और ये जो सभी प्रोडक्ट्स है वो ISO, हलाल, GMP, US FDA जैसे सर्टिफिकेट से प्रमाणित है। इसके लिए दे ऑल आर सेफ टू कंज्यूम बाय एवरीवन। तो ये हुआ हर्बल हिल्स के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो आज हम जिस काम के लिए या फिर जिस टॉपिक के लिए इकट्ठे हुए हैं वो सेशन के बारे में बात करते हैं, और हमारा टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ नाड़ी परीक्षण एंड बॉडी टाइप इन आयुर्वेदा। और इसी विषय में आज हम बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट से, जो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुषमा खंडेलवाल। वेलकम टू हर्बल हिल्स मैम। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, जो हमारी ये जो डॉक्टर सुषमा मैम हमारे साथ मौजूद है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहती हूँ। सो शी इज MD इन आयुर्वेदा एंड उन्हें 15 सालों से भी ज्यादा आयुर्वेदा में एक्सपीरियंस है। इनका इंदौर में खुद का क्लिनिक भी है जिसका नाम है डॉक्टर सुषमा's आयुर्वेदा हब। डॉक्टर सुषमा जी श्री श्री पंचकर्मा में एक नाड़ी कंसल्टेंट के रूप में भी काम कर चुकी है, और इनकी स्पेशलिटी नाड़ी परीक्षण में है। और इसकी मदद से इन्होंने माइग्रेन, हाइपर एसिडिटी, चाइल्डहुड अस्थमा, इनफर्टिलिटी, इंसोम्निया, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जैसे कई सारी बीमारियों को डायग्नोस किया है और सक्सेसफुली उनकी ट्रीटमेंट भी सजेस्ट करी है। और इतना ही नहीं दोस्तों, डॉक्टर सुषमा खंडेलवाल जी कई सारे क्लब्स में, इंस्टीट्यूट्स में, नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अपनी लाइफ, स्ट्रेस या फिर कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में टॉक शो भी कर चुकी है और कर भी रही है, जैसे कि आज वो हमारे साथ मौजूद है। Dr. Sushma ji is also a visiting consultant at RRCTA. I'm very blessed to have this session with you, ma'am. Welcome again to this session. Thank you so much for the lovely introduction. Thank you, ma'am. So let's go to our question and answer session. So जो मैम पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो बहुत ही कॉमन है, क्योंकि नाड़ी परीक्षण के बारे में सब जानते ही है, थोड़ा बहुत तो जानकारी सबको है ही, बट हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक्चुअली नाड़ी परीक्षण होता क्या है और इससे आप पेशेंट को हेल्थ प्रॉब्लम को कैसे डायग्नोस कर पाते हैं। देखिए, नाड़ी परीक्षण होता क्या है, ये बहुत बेसिक सवाल है और मोस्टली सबको नहीं पता है कि नाड़ी परीक्षण होता क्या है। आयुर्वेद में 8 तरह से रोगों को पहचानने के लिए टूल्स बताए हैं, जैसे कि आजकल ब्लड टेस्ट होता है, MRI होता है, CT स्कैन होता है, वैसे आयुर्वेदा में 8 बताए गए डायग्नोस्टिक टूल्स, जिसमें नाड़ी परीक्षण सबसे पहला है। नाड़ी परीक्षण के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इट्स द ओल्डेस्ट साइंस और ओल्डेस्ट टेक्निक, एंशिएंट टेक्निक, जिससे कि आप नाड़ी के द्वारा रोगों का पता लगा सकते हैं। और सिर्फ रोगों का नहीं, आप अपनी प्रकृति का, आपके बॉडी टाइप का और अपने आप के बारे में पता लगा सकते हैं। साथ में कौन से दोषों का इम्बैलेंस है, उससे नाड़ी के थ्रू ज्ञान प्राप्त होता है।
तो वो बहुत इजी कर देता है डायग्नोसिस को। अगर प्रॉपर नाड़ी देखना आता है तो हम नाड़ी पर हाथ रखते साथ नाड़ी अपने आप बोलने लग जाती है कि इसका कौन सा दोष का इम्बैलेंस है, इसको क्या प्रॉब्लम है। तो इट मेक्स इजी। मतलब मुझे अब तक के करियर में ये ध्यान है कि जब से मैंने नाड़ी देखना शुरू किया है, ऑलमोस्ट 10 इयर्स तो नाड़ी देखते हुए हो गए, प्रैक्टिस करते 15 साल हो गए। मुझे बहुत रेयरली कोई डायग्नोसिस करानी पड़ती है लैब भेजकर, ब्लड सैंपल या यूरिन सैंपल भेजकर। मोस्टली मैं नाड़ी देख के ही सब बता देती हूँ, और मेरे पेशेंट्स भी जानते हैं कि उन्हें भी आश्चर्य होता है कि मैं कई बार नेचर बता देती हूँ, कैरेक्टर बता देती हूँ, और उन्हें क्या प्रॉब्लम चल रही बता देती हूँ, तो दे ऑल्सो बिकम वेरी एस्टोनिश, कैसे कैसे। बट ये साइंस है, बहुत डीप साइंस है। राइट और ये डीप साइंस सभी को नहीं आता है, मतलब यूजुअली सब डॉक्टर्स नाड़ी परीक्षण में एक्सपर्ट नहीं होते हैं। सो आपने जैसे बोला कि नाड़ी से आप अपने बॉडी टाइप का भी पता लगा ही लेते हो, तो ये कौन सी बॉडी टाइप्स होती है अपने पास, अलग अलग टाइप की, और ये सब एक दूसरे से कैसे अलग होती है? एक्चुअली सब तो ह्यूमन बींग्स हैं, फिर बॉडी टाइप क्यों? ओके, लाइक बॉडी टाइप को आयुर्वेदा में बोलते हैं प्रकृति। ठीक है, ये प्रकृति कब बनती है? जब शिशु माँ के गर्भ में आता है, तब से हमारी प्रकृति डिसाइड हो जाती है कि हम किस प्रकृति में रहेंगे। मीन्स माँ के जीन्स, पिता के जीन्स, यूट्रस की कंडीशन, जिस समय आपने जन्म लिया वो समय की इम्पोर्टेंस, वो पूरा डिसाइड करती है आपका बॉडी टाइप। उसे ही प्रकृति कहते हैं, और ये प्रकृति हमारी जीवन भर नहीं बदलती है। दैट्स प्रकृति। तो वैसे प्रकृति 7 तरह की होती है। बेसिकली लाइक हमारा आयुर्वेद के हिसाब से हमारा शरीर वात, पित्त और कफ, इन 3 दोषों से बना हुआ है। तो हमारी प्रकृति भी इन दोषों से ही बनती है। जैसे वात, 6 प्रकृति में वात, पित्त, कफ, वात पित्तज, पित्त कफज, वात कफज और वात पित्त कफज, जैसे 3 एक साथ दोष, ऐसे करके 7 टाइप्स की हमारी प्रकृति होती है। उसी हिसाब से 7 टाइप्स की हमारी बॉडी होती है। So that प्रकृति is decided at the time of birth. सभी की अपनी अपनी प्रकृति रहेगी, मिक्स भी रहेगी या तो सिंगल रहेगी, वो डिपेंड करता है कि उस समय किस दोष का डोमिनेंस है या माता पिता में कौन सा दोष डोमिनेंट है। ओके, तो आपने जैसे कहा कि 7 टाइप की होती है, बिकॉज यूजुअली लोगों को यही पता रहता है कि वात है, पित्त है या कफ ही है। तो अगर हम इस कॉमन टाइप्स के बारे में बात करने जाएंगे, तो ये सब आपने जैसे बताया कि सब एक दूसरे से अलग होते हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स भी एक दूसरे से अलग है। तो ये अगर 3 स्पेसिफिक के बारे में हम बात करना चाहेंगे, तो इसकी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करनी है? मतलब अगर मुझे बात है तो मेरी लाइफस्टाइल थोड़ी ऐसी होनी चाहिए, या फिर मुझे ये अवॉइड करना चाहिए, पित्त होगा तो अलग होगा, कफ होगा तो अलग होगा। तो ये लाइफस्टाइल के बारे में हमें थोड़ा बताइए मैम। एक्चुअली हमारी बॉडी टाइप हमें पता होना चाहिए। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारी बॉडी किस प्रकृति प्रधान है। क्यों? क्योंकि हमें दोषों का ही नॉलेज नहीं है कि वात दोष क्या होता है, पित्त दोष क्या होता है, कफ दोष क्या होता है। अगर आप वात प्रकृति क्या है, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि घर में खाना बनता है, ठीक है, सबके लिए कॉमन खाना बन रहा है, बट किसी को उससे एसिडिटी होती है, किसी को गैस होती है, किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी को कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, कोई वही खाना खा के दुबला है, कोई वही खाना खा के बहुत मोटा भी हो रखा है। तो यही बॉडी टाइप है। ठीक है, तो तीनों अगर हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करें प्रकृति को, कि वात, पित्त और कफ, 3 तरह के अगर हम बाने की शरीर होते हैं, बॉडी टाइप्स होते हैं। क्योंकि अगर हम 2 दोष वाली भी अगर हमारी प्रकृति है, वात पित्त है, तो एक दोष प्रोमिनेंट रहेगा, तो वात प्रोमिनेंट रहेगा या पित्त रहेगा। तो बेटर हम डिवाइड कर ले 3 पार्ट में, वात, पित्त एंड कफ। ओके, सो वात प्रकृति और कफ, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति को पहचाने कैसे? पहले तो अपना बॉडी टाइप जानिए कि आप किस प्रकृति के हैं, उसके हिसाब से आप अपनी लाइफस्टाइल रखेंगे। जैसे वात प्रकृति के कुछ लाइक आप खुद भी समझ सकते हैं कि वात प्रकृति के लोग कैसे होते हैं। वात प्रकृति के लोग थोड़े दुबले पतले रहेंगे, फुर्तीले रहेंगे, थोड़ा सा उनका रंग सांवला रहता है, गेहुआ रहता है, और बहुत जल्दी वो सोच लेते हैं किसी चीज को, बहुत जल्दी कर लेते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं, मतलब, और बहुत चंचल प्रकृति के होते हैं, बहुत बोलते हैं वो। ठीक है, तो ये वात प्रकृति होती है। पित्त प्रकृति, बहुत स्थिरता होती है उनमें, और उनका टेम्परामेंट लाइक स्टेबल होता है। हालांकि उन्हें क्रोध जल्दी मतलब आता है तो फिर बहुत जोरदार आता है। ऐसा बोलते हैं ना कुछ लोग कि इन्हें गुस्सा तो नहीं आता, पर आता तो बहुत जोरदार आता है। हाँ, एकदम शॉर्ट टेम्पर्ड उसमें आएंगे वात प्रकृति में। पित्त में हाई टेम्पर्ड आएंगे, मतलब जिनका गुस्सा बहुत तेज आएगा, लेकिन कभी कभार आएगा तो कभी कभार आएगा तो फिर बहुत तूफान लेकर आएगा।
ठीक है। वो Right. बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हें लाइक बहुत जल्दी गर्मी लगती है, उनका टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ जाता है। वही वात प्रकृति वाले थोड़े ठंडे होते हैं, ठीक है। कफ प्रकृति बहुत स्टेबिलिटी वाला होता है, जितने भी कफ रहेंगे, जैसे जो जिनका जल्दी पुट ऑन हो जाता है वेट, जो लेजी होते हैं थोड़े से, है ना, जो सोचते हैं यार ये कोई काम कर दे मेरा, मतलब खुद नहीं हिलना चाहते हैं। हालांकि देखो जब वो करते हैं ना तो बहुत परफेक्शन से करते हैं, बेस्ट माना जाता है कफ प्रकृति को, ठीक है। कि क्योंकि उनमें ना इंटेलिजेंस लेवल उनकी लाइक उनमें बहुत शांत भाव होता है, पीसफुल होते हैं वो, और किसी से रिलेशन बनाते हैं तो बहुत लंबा चलता है, ऐसे नहीं पल में तोड़ा पल में जोड़ा, वो नहीं, उनका मतलब निभाने वाला टेंडेंसी होता है। और उनको अब देखो इनमें अगर हम डिवाइड करें कि आप तीनों से समझ गए कि क्या टाइप होते हैं बॉडी टाइप्स इनके, ठीक है। Yes, अब इनके basically मेंटल तो समझ में आ टाइप, हाँ, अगर हम इनके मेंटल वो देखें क्वालिटीज, तो वात प्रकृति वाले बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी याद रखने वाले, भूलने वाले होते हैं, बहुत बोलने वाले होते हैं, बहुत चंचल होते हैं। पित्त प्रकृति बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, और थोड़ा सा उनका टेम्परामेंट हाई होता है, और बहुत मतलब दे ग्रैस्प एनीथिंग वेरी फास्ट। कफ प्रकृति बहुत पीसफुल होते हैं, काम होते हैं, बहुत ठहराव होता है उनके नेचर में, बहुत अच्छे से निभाते हैं वो रिश्तों को। तो ये तीनों प्रकृति के हम फिजिकल और मेंटल हम एक तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं कि इस तरीके के होते हैं। Right. अब वात प्रकृति के लोगों को क्या अवॉइड करना चाहिए अपनी लाइफस्टाइल में? पहली चीज तो उनको भरपूर नींद लेनी चाहिए, अच्छा साउंड स्लीप लेना चाहिए, क्योंकि उनकी प्रकृति चंचल वाली है ना, तो उन्हें थोड़ा रेस्ट ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। दूसरा, खाने पीने की चीजों में उन्हें लाइट फूड अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा सा वो लोग थोड़ा सा गरिष्ठ खाना ले सकते हैं वात प्रकृति के लोग, ठीक है। जैसे कि थोड़ा डीप फ्राइड है और ऑयली है या फैट वाला है, घी वाला है, ये वात प्रकृति के लोग ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें उनकी बॉडी को नरिश करने के लिए चाहिए होता है। पित्त प्रकृति, और उनको अवॉइड क्या करना चाहिए वात प्रकृति को? बहुत तीखा खाना अवॉइड करना चाहिए, बहुत स्पाइसी फूड अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। पित्त प्रकृति वालों को, क्योंकि पित्त से कहने का मतलब ही यही है कि उनमें हीट ज्यादा होती है, ठीक है, तो उन्हें बहुत स्पाइसी, हॉट और जंक फूड, और जितने ये अपने इटालियन सॉसेस और चाइनीज सॉसेस होते हैं, ये सब उन्हें अवॉइड करना चाहिए, और गुस्सा कम करना चाहिए उनको, और उन्हें भी साउंड स्लीप तो सबको लेनी ठीक है। और क्या ज्यादा लेना चाहिए उन्हें पित्त प्रकृति वालों को? एक वेल बैलेंस डाइट होनी चाहिए उनकी, कि उसमें मतलब स्पाइसेस भी प्रॉपर रहे, और हर फूड इंग्रेडिएंट रहे उनके खाने में, क्योंकि उनकी अग्नि अच्छी होती है पित्त वालों की, ठीक है। कफ वालों को गरिष्ठ चीजें, ऑयली चीजें, फैटी चीजें ये अवॉइड करनी चाहिए, उन्हें लाइट फूड खाना चाहिए, उन्हें सैलेड है, रॉ फूड है, फ्रूट्स है, ये ज्यादा खाना चाहिए, बजाय कि तला हुआ, स्पाइसी और मैदे वाला, ये सब चीजें उनको अवॉइड करनी चाहिए। सो बेसिकली, और उन्हें दिन में सोना अवॉइड करना चाहिए कफ वालों को, वात वाले दिन में सो सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा ध्यान दे दें हम, तो अपने आप को निरोग रख सकते हैं, काफी हद तक निरोग रख सकते हैं। राइट, तो थैंक यू मैम, आपने इतनी इजी और सरल शब्दों में हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन किया। और जैसे मैम आपने एंगर की बात की, तो हमारे एक व्यूअर है चिराग जी, उन्होंने वही सवाल किए कि यस आई एम फेसिंग द सेम इश्यू ऑफ हाई एंगर, सो हाउ टू कंट्रोल दैट। बहुत अच्छा ये सवाल है, और ये चिराग जी अकेले नहीं फेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं, और आज की जनरेशन क्या मोस्टली सबको आ जाता है गुस्सा। देखो कोई चीज ऐसी होती है जिसपे आपको गुस्सा आ जाता है, वो बहुत नेचुरल है, आप उसको कैसे लेते हो और कैसा उस पर रिएक्ट करते हो, ये हमारी प्रकृति पर डिपेंड करेगा, ठीक है। वात प्रकृति वाला होगा वो तुरंत बोल देगा क्या आपने गलत किया, यू शुड नॉट डू लाइक दिस, ठीक है। पित्त प्रकृति वाला ना थोड़ा सोचेगा और अच्छा वाला जवाब देगा, मतलब इंटेलिजेंट जवाब होना चाहिए। जैसे ये नहीं कि किसी ने कुछ करा है जो आपको पसंद नहीं आया तो आप बस भिड़ गए, यू शुड थिंक एंड देन एक्ट। बट वात प्रकृति वाला ना सोचता नहीं है, बस एक्ट कर लेता है। और कफ प्रकृति वाला हमेशा एनालिसिस करेगा कि इसने ऐसा क्यों बोला, मुझे इसको जवाब देना चाहिए क्या, या जाने दो, इग्नोर करो। वो अपना पीस डिस्टर्ब नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि थोड़े जब ये ऐसी परिस्थितियां आती है ना, जब कोई आप पे ऐसा कुछ करता है जिससे आपको गुस्सा आता है, तो कुछ देर के लिए कफ प्रकृति वाले बन जाओ खुद से। एक गिलास पानी पियो, एक गिलास पानी पी लो, ठीक है। उसके बाद 10 से 1 तक उल्टी काउंट करो, 10, 9, 8,
और 4 बार लंबी गहरी सांस लो और छोड़ो, और उसके बाद उस व्यक्ति से बात करो। अगर आपको लगता है कि वो व्यक्ति बात करने लायक है, समझाने लायक है, उसकी कंडीशन है कि वो आपको सुनेगा, तो ही बात करो, अदरवाइज इट्स लिटरली अ टाइम वेस्ट। आप किसी पर अगर गुस्सा करते हो ना, तो उसे इतना फर्क नहीं पड़ता जितना कि आपको पड़ता है। आप अपने अंदर इम्बैलेंस क्रिएट करते हो, अपना बीपी बढ़ाते हो, अपना रक्त अपना खून उबालते हो, है ना? तो चिराग जी, आज से गुस्सा करना छोड़ दो। देखो हमारी अक्षय कितनी हैप्पी हैप्पी रहती है। तो मैम, जैसे आपने कहा कि ये जो तीनों डिफरेंस होते हैं, मतलब वात अलग होता है, पित्त अलग होता है, कफ अलग होता है। तो कफ जो नाम सजेस्ट होता है, तो ये जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है उसमें यूजुअली लोग बोलते हैं कि किसी को सर्दी खांसी नहीं होनी चाहिए, या फिर होगा तो थोड़ा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो कफ नाम ये सजेस्ट करता है कि शायद उनको कफ जल्दी से पकड़ जाए, ऐसा कुछ है? या फिर ऐसा कुछ है तो ये पैंडेमिक सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, वो पर्टिकुलर पर्सन को कैसा प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि उसे ये ना हो? एक्चुअली कफ प्रकृति, देखा जाए तो कफ जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं, दैट्स विकृति वाला कफ वर्ड हम यूज कर रहे हैं कि कफ हो जाता है, तो विकृत विकृत कफ है। जो नॉर्मल कफ प्रकृति के लोग होते हैं ना, वो कफ उनके लिए फायदेमंद होता है, लेकिन हमारे दोषों के इम्बैलेंस की वजह से या हमारी रॉन्ग लाइफस्टाइल की वजह से विकृत कफ अगर हमें हो जाता है तो ये प्रॉब्लम होती है। देखो ऑब्वियसली इस पैंडेमिक सिचुएशन का सबसे ज्यादा असर कफ प्रकृति वालों पर ही पड़ेगा, क्योंकि कफ प्रकृति वाले लोग जो बॉडी टाइप है वो प्रोन है सर्दी खांसी और अपर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है? उन्हें ज्यादा तकलीफ होती है ये सब। और वात कफज है या कफ पित्तज है, जहां भी कफ रहेगा वहां पे थोड़ा ये प्रॉब्लम के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सो कफ प्रकृति वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें सर्दी खांसी ना हो। उसके लिए क्या करना है, लाइक फ्रिज की ठंडी चीजें ना खाएं, डायरेक्ट फ्रीजर से निकाल कर, जैसे आइसक्रीम वगैरह तो एकदम फ्रीजर से निकाला और तुरंत ना खाएं। पसीना पसीना, जब ये वेदर थोड़ा चेंज हो रहा है, बरसात होती है, कभी धूप आ जाती है, तो इसमें उमस बढ़ जाती है ना, तो पसीना पसीना हो जाते हैं हम, तो उसमें एकदम से ठंडा पानी पी लेना या जाके एसी में बैठ जाना, ये ना करें, है ना? गार्गल करते रहें, दिन में एक बार अगर आपको जरा सी भी खराश लगती है तो गार्गल जरूर करें, गर्म पानी पिए। बेस्ट है कफ प्रकृति वालों को कि उन्हें हमेशा गुनगुना या गर्म पानी पीना चाहिए, वो उनके कफ को कभी बढ़ने नहीं देता है। और सिंस उन्हें वेट गेन की भी चांसेस रहते हैं कफ प्रकृति वालों को, उनकी बॉडी टाइप वेट गेन की होती है, तो उन्हें रेगुलर एक्टिविटी करते रहना चाहिए, लाइक 1 घंटे का वर्कआउट, आधा घंटा प्राणायाम, 20 मिनट से लगभग मेडिटेशन, ये सब थोड़ा सा कफ प्रकृति वालों को ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मैंने पेंडेमिक में ऑब्जर्व भी किया है कि मोस्ट ऑफ द सफरर्स, जितने मेरे पहचान में भी है, मेरे पेशेंट में भी है जिन्हें कोरोना हुआ है, वो सब कफ प्रकृति के मोस्टली रहे या फिर उन्हें एलर्जिक राइनाइटिस या साइनोसाइटिस रहा है, तो उन्हें ज्यादा तकलीफ हुई है। तो ये जो नॉर्मल कफ एंड कोल्ड होता है, या फिर कोई कोई लोगों को अस्थमा की भी प्रॉब्लम होती है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक से भी होता है, और कफ का भी उसमें काफी अलग स्थान है, तो अस्थमेटिक पेशेंट को भी थोड़ा प्रिकॉशन लेना जरूरी है। तो व्हाट यू? यस बिल्कुल बिल्कुल लेना चाहिए। उनकी रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी वीक है, इसलिए उन्हें अस्थमा है, तो उन्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए अपनी इम्यूनिटी का। मैं बता रही हूँ बेस्ट फॉर्मूला है अभी पेंडेमिक से बचने का कि ड्रिंक वार्म वाटर। जो जिनको स्पेशली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है ऑलरेडी, उन्हें जो करना चाहिए कि गुनगुना पानी पीजिए और गार्गल करो, भाप लो, और थोड़ा सा अपने लाइक डाइट में हल्दी बढ़ाइए। और मैंने क्यूमिरोबस का काढ़ा लॉन्च किया है, वो सभी बॉडी टाइप को काम आएगा। हाँ, उसमें 24 हर्ब्स हैं, तो वो काढ़ा दिन में 2 बार पियो। कम से कम 3 महीने से 8 to 900 फैमिलीज पी रही है एंड नन ऑफ देम इज पॉजिटिव। सो एक तरह से हमारी रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी बढ़ा रहा है ना? तो रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो अपने आप बचे रहोगे, और वैसे डरना भी नहीं है कोरोना से। हाँ, यस, क्योंकि काफी लोग तो जो स्ट्रेस के वजह से ही काफी बीमार हो जाते हैं कि हमें क्या होगा आगे, ये सिचुएशन में हमें ना होता है कहीं कोरोना आजू बाजू के पेशेंट को देखे। यस कोरोना से ज्यादा उसका डर मार रहा है लोगों को। डरना नहीं है। 80% तो एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे, 19% लोगों को प्रॉब्लम होगी बट दे विल रिकवर, ओनली 1% इज द लाइक डेथ रेट राइट नाउ, अभी तक जो चल रहा है स्ट्रेटेजी। सो इतना वरी नहीं करना है, उसका प्रिकॉशंस रखने हैं बिल्कुल डेफिनेटली। और मतलब आगे हम बढ़ते हैं कि यूजुअली नाड़ी परीक्षण जो होता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमारी नाड़ी चेक करके उसका परीक्षण करते हैं और बताते हैं, डायग्नोज करते हैं।
पर मैम जैसे अभी ये पैंडेमिक सिचुएशन है, लॉकडाउन की कंडीशन है, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू रीच आउट टू डॉक्टर एवरी टाइम अगर आपको कुछ हो जाता है, या फिर अगर घर पे बैठे हैं तो सबके पास काफी टाइम है कि ये सब बातों पे ज्यादा ध्यान दे, अपनी हेल्थ पे ज्यादा ध्यान दे कि हमारी प्रकृति क्या है ये। तो मैम घर पे बैठ के सब लोग कैसे जान सकते हैं? अगर मुझे जानना है कि मेरी प्रकृति क्या है, तो ये सिंपल कुछ क्वेश्चन है उसके लिए कि मैं खुद भी घर यस पे यस बैठे यस, जान सकूं? देयर आर क्वेश्चनेयर, आप ऑनलाइन भी देखेंगे ना, गूगल में क्वेश्चनेयर हम्म। जो ठीक है, तो इवन आप मेरे पेज पे भी जा, उसमें भी मैंने क्वेश्चनेयर्स डाले हैं, तो उसमें आप अपनी लाइक अभी प्रेजेंट सिचुएशन को कंपेयर नहीं करना है, प्रेजेंट जो प्रॉब्लम चल रही है वो आप मत कंपेयर करो, अपनी पूरी लाइफ के हिसाब से आप डिसाइड करो कि जो जो क्वेश्चनेयर है उसमें आप में क्या क्या सिम्टम्स हैं, ठीक है। Okay. क्योंकि नाड़ी परीक्षण तो ऑब्वियसली अभी कोई नहीं कर रहा है, मैं भी खुद अभी नाड़ी नहीं देख रही हूँ पिछले 3 महीने से। सो अपने पेशेंट्स को मैं यही बोलती हूँ कि जस्ट जज कि आपकी प्रकृति क्या है, आप में क्या क्या क्वालिटीज है। जैसे मैंने उन्हें बताया, आपको बताया कि वात प्रकृति के क्या लक्षण है, पित्त के क्या लक्षण है, कफ के क्या लक्षण है, तो उन लक्षणों में पहले ये सोचिए कि आपका बॉडी टाइप, आपका माइंड टाइप किस टाइप का है, वातज है, पित्तज है, कफज है, वो तो हो गई प्रकृति, ठीक है। अब आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है, आपको तकलीफ क्या हो रही है, वो बताएगा आपकी विकृति, आपको तकलीफ क्या है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मुझे एसिडिटी हो रही है, पेशेंट बोलता है कि मुझे एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है और खाना अच्छे से नहीं पच रहा है, तो ये अलग से बताता है कि थोड़ा पित्त का प्रॉब्लम चल रहा है इसको, है ना। एक पेशेंट बोला कि मुझे बार बार बहुत नींद आ रही है और लेजी लगता है, अच्छा नहीं लगता है, मेरा वेट भी पुट ऑन हो गया है और नींद सी आती है, तो ये कफ के लक्षण है, ठीक है। अगर कोई बोले कि मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, कि मेरे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, या फिर मैं बहुत जल्दी थक रही हूँ, या बहुत जल्दी मुझे लाइक मतलब या तो मेरे जॉइंट पेन्स हो रहे हैं, छोटे छोटे जॉइंट में पेन आ गया है, तो ये सब बात के लक्षण है। तो ये ऐसे आप डॉक्टर की हेल्प से मतलब इवन आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारी मेथड्स आपको गूगल पे भी मिलेगी जिसमें आप जज कर सकते हो कि बॉडी टाइप कौन सा है। ऑब्वियसली कुछ तकलीफ हो रही है तो आप डॉक्टर से कांटेक्ट करें और अपनी विकृति डिसाइड करें कि क्या प्रॉब्लम है, और ट्रीटमेंट भी डॉक्टर बताएगा। और अपने आप को जानिए, अपना बॉडी टाइप जानिए। हाँ वही तो जो मतलब जो ऑनलाइन साइट्स भी है वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चनर्स होते ही है, वो शायद जो हमारे व्यूअर्स है वो अभी जो फ्री टाइम मिला है तो खुद के हेल्थ के बारे में थोड़ा कॉन्शियस हो जाएंगे और ये सब के द्वारा अपनी बॉडी टाइप को जान पाएंगे। सो मैम यूजुअली आयुर्वेदा के हिसाब से ऐसे होता है कि द वन पर्सन शुड अंडरस्टैंड देयर बॉडी टाइप फर्स्ट और उसके बाद ही उसका फूड इंटेक होना चाहिए, जिसपे ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते क्योंकि बिजी लाइफस्टाइल होती है, जो मिला हमें वो खा लेते हैं। तो व्हाट आर योर व्यूज की बॉडी टाइप पहले ध्यान में रखे और फिर कोई फूड कंजम्पशन करना है कि क्या करना है? मतलब बिजी लाइफस्टाइल में तो लोग ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? या एक्चुअली देखो, ऑब्वियसली आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि इतनी बिजी लाइफ में सब अपनी बॉडी टाइप जान के उसके हिसाब से खाना पीना प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मली घर में एक कुक होता है, वो सबके लिए बना देता है खाना, है ना, सबके लिए अलग अलग बनाने के तो कुक भाग जाएगा चाहे वो बीवी हो। तो देखिए मेरे हिसाब से ना, जैसे कुछ डोंट्स होते हैं, आप बिल्कुल अपनी बॉडी जानिए, ठीक है, उसके हिसाब से मैंने वात पित्त कफ के हिसाब से बताया है कि बॉडी टाइप को आपको कैसे समझना है कि अपनी बॉडी कौन सी है, और उसके हिसाब से डाइट कैसे प्लान। जैसे अब जैसे अगर मेरा कफ प्रकृति है ना, मुझे पता है कि मैं स्वीट्स खाऊंगी या तली हुई चीजें खाऊंगी तो मैं पुट ऑन करूंगी, तो मुझे वो चीज तो एटलीस्ट अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। पित्त प्रकृति वाले को पता होना चाहिए कि बहुत स्पाइसी खाना खाया, बहुत तला हुआ खाया तो मुझे एसिडिटी हो जाएगी या मुझे नहीं पचेगा, तो उसे वो चीज अवॉइड करनी चाहिए। वात प्रकृति वाले को ये पता है कि अगर लाइक वो तला हुआ खा ले या मिठाइयाँ खा ले तो उसे बहुत फर्क नहीं पड़ना है ना, बोलते हैं घी में डुबा दो तो भी वो लोग मोटे नहीं होते हैं, तो दे शुड एंजॉय फूड। ऐसा नहीं, बात वालों को बहुत सारी तकलीफें होती है ना, सिर्फ खाना एंजॉय नहीं करना है उन्हें, तो अपने अपने प्रकृति के हिसाब से जानिए। और कुछ डोंट्स है, जैसे जो एसिडिक फूड है, जैसे चाय, कॉफी, मैदा, बासी खाना, फर्मेंटेड फूड, है ना, ये सब चीजें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, ये इन ऑल सभी प्रकृति वालों को अवॉइड करना चाहिए। और हमारी डाइट में क्या इंक्रीज करना चाहिए, हर प्रकृति का व्यक्ति जो खा सकता है वो मैं स्पेशली बताना चाहूंगी। जैसे स्प्राउट्स है, ये ऑलमोस्ट हर प्रकृति के लोग खा सकते हैं, घर का बना हुआ पनीर ना, छाछ और फ्रूट्स, सैलेड्स एंड लाइक हेल्दी फूड
सब खा सकते हैं मेरे हिसाब से। अल्कलाइन फूड हमें ज्यादा खाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए हमारे खाने में, क्योंकि जब बॉडी एसिडिक रहेगी या एसिड फूड हम ज्यादा खाते हैं तो ये हमारे दोषों का इम्बैलेंस होता है और हमें प्रॉब्लम्स आती है। तो सबसे पहले अपनी बॉडी जानिए, नो योर बॉडी, नो योर सेल्फ एंड ईट अकॉर्डिंगली। आपको पता है कि आप दोपहर को सोते हो तो आपका स्टमक गड़बड़ हो जाता है या आपका राइट पुट ऑन हो जाता है, तो आप दोपहर को मत सो, ठीक है? राइट। तो मैम जैसे हम वेट गेन की बात कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं जैसे कि कफ प्रवृत्ति के लोगों का वो ज्यादातर मतलब उनका वेट गेन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं इन कंपेयर टू रेस्ट ऑफ टू। तो अभी जैसे चालू है ये पैंडेमिक सिचुएशन है, लॉकडाउन है, सब लोग घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो ऐसे होता है कि सुबह उठते हैं लेट और फिर अपने डेस्क पे जाके बैठ जाते हैं या फिर कहीं भी जाके बैठ जाते हैं, होल डे दे स्पेंड सिटिंग ऑन वन प्लेस एंड देन रात को कुछ किया, एक्सरसाइज बाहर तो नहीं जा पा रहे, कुछ एक्सरसाइज किया या नहीं किया, सब लोग करते भी नहीं है। तो उनको मैम आप क्या सजेस्ट करोगे कि वेट थोड़ा मेंटेन रखना जरूरी है सबके लिए, तो वो कैसे काम कर सकते हैं इसके ऊपर? देखिए, अगर आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो तो मैं कहूंगी कि प्लीज वर्कआउट के टाइम जरूर निकालो 1 घंटा, चाहे रात को वर्कआउट करो चाहे सुबह करो। वो स्लीप पैटर्न थोड़ा सा आप एडजस्ट करें, क्योंकि कोई भी कंपनी या कोई भी आप जहाँ भी जॉब कर रहे हो, आई डोंट थिंक 10 आवर्स से ज्यादा कोई आपसे जॉब करा रहा होगा। 9 to 7 या 10 to 7, 10 to 9 इतना होगा, तो 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालिए। दूसरा, डाइट का थोड़ा ध्यान रखिए कि अभी सब जैसे अभी चल रहा है कि सब एक से एक पकवान बना रहे हैं, सब शेफ बने हुए हैं और पोस्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर वो खाने में भी आता है। तो जो लोग बैठे हुए हैं, जो ज्यादा वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं या जिनका काम सिर्फ सिटिंग का रह गया है, दे शुड अवॉइड हैवी फूड एंड लेट नाइट फूड। उन्हें हल्का खाना खाना चाहिए, बैलेंस्ड खाना चाहिए। जैसे कि अगर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं वो, तो एक बेस्ट ब्रेकफास्ट हम प्लान कर सकते हैं उनके लिए, एक छोटा सा बाउल स्प्राउट का, एक फ्रूट और एक गिलास छाछ, बेस्ट मील है। और कुछ ड्राई फ्रूट्स भिगोए हुए, अगर वो इतना भी खा लेते हैं ना तो उनके लिए इनफ है। दिस विल बी अ रिच सोर्स ऑफ मिनरल, विटामिन एंड एनर्जी, और कैलोरीज भी नहीं रहेगी। तो दिस इज हाउ दे कैन मैनेज कैलोरीज। और दोपहर को खाना खाना है तो 1 प्लेट भर के पहले सैलेड खा लीजिए, उसके बाद फिर बाकी खाना खाइए। तो इस वे में पका हुआ खाना कम खाने में आएगा, कैलोरीज कम अंदर जाएगी। रात को आप अवॉइड कर सकते हो खाना, आप सूप पी सकते हो, दलिया खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज योर डाइट। इफ यू नॉट लाइक अच्छा वर्कआउट नहीं है आपका और सिटिंग है, तो आप कैलोरी इंटेक थोड़ा कम करें, तो पुट ऑन नहीं होगा। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बिकॉज ये वेट का प्रॉब्लम बहुत सारे जन को रहता ही है और वो अलग अलग वेज भी ट्राई कर लेते हैं पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। और मैम यहाँ पे हमारे जो व्यूअर है उन्होंने पूछा है, विनीत जी है, उन्होंने पूछा है कि एनी स्पेसिफिक हर्ब्स इन आयुर्वेदा टू मेंटेन दिस 3 दोषास? 3 दोषास, ओके, 3 दोषास को बैलेंस करने के लिए। या एक्चुअली वेरी नाइस क्वेश्चन यार, मजा आ गया आपको सुन के। बेसिकली त्रिफला के लिए बोला जाता है कि एक ये ऐसा रसायन है जो तीनों दोषों को बैलेंस करता है, बट इसे ना हर सीजन में अलग अलग अनुपान के साथ लिया जाता है। कभी हम शुंठी के साथ लेते हैं, कि कभी हम शहद के साथ लेते हैं, तो ये डिपेंड करता है। तो त्रिफला इज दी बेस्ट थिंग जो आप एज अ रसायन ले सकते हैं। और डाइट में आपको तीनों दोषों को बैलेंस करने के लिए छाछ, बटर मिल्क इज द बेस्ट थिंग, वो तीनों दोषों को बैलेंस करती है। तो और बाकी लाइक हमारा थॉट प्रोसेस से लेकर हमारी ईटिंग प्रोसेस, एवरीथिंग, सभी चीजें हमारी दोषों को बैलेंस करती है। बट त्रिफला, आई थिंक अभी तक मेरा एक्सपीरियंस भी है, त्रिफला इज द बेस्ट टू मेंटेन ऑल द 3 दोषास। इवन आंवला भी खाते हैं ना, आंवला इज ऑल्सो टू गुड फॉर लाइक बैलेंसिंग दोषास। सो मैम दिस वन इज माय पर्सनल क्वेश्चन कि अभी आपने जैसे बोला कि बटर मिल्क इज सूटेबल इन एनी कंडीशन लाइक एनी सीजन, तो ये मतलब किसी को भी सूट हो सकता है जिसको कफ प्रवृत्ति है, मतलब कोई भी प्रवृत्ति है तो वो कोई भी सीजन में ये ले सकता है? यस, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, हालांकि कई लोग मना करते हैं, कई लोग कहते हैं हमारा गला पकड़ जाता है, बट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि तुरंत आप जमाते हो 2-3 घंटे में जम जाता है दही। उसका अगर आप फ्रेश कर्ड का अगर आप बनाते हो छाछ, तो कभी वो नुकसान नहीं करता। और पानी ज्यादा डालना है, लोग क्या करते हैं पानी कम डालते हैं। छाछ में 1/4 ग्लास दही होना चाहिए, 3/4 ग्लास वाटर होना चाहिए। अगर आप ऐसा बनाते हो और ताजे दही का बनाते हो तो नहीं करता प्रॉब्लम। और अच्छा ऑप्शन है, अब तो अवेलेबिलिटी भी इजी है, मटके का, मिट्टी का बर्तन आता है, उसमें आप दही जमाओ, वो कभी खट्टा नहीं होता है।
5-6 घंटे भी पड़ा रह जाए ना तो खट्टा नहीं होता है। अगर दही खट्टा नहीं है तो छाछ से कभी गला नहीं पकड़ाएगा। एंड स्टिल अगर कुछ लोग हैं, जैसे मैंने 5-10% हो सकते हैं जिनको पीने से गला पकड़ाता है, तो फिर उनको अवॉइड करना चाहिए। ओके ओके, थैंक यू सो मच। और मैम हमारे अगले व्यूअर जो है उन्होंने नीता जी है, उन्होंने पूछा है कि प्लीज गाइड मी फॉर माइग्रेन। इनको शायद माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती होगी, तो उन्होंने पूछा है कि माइग्रेन के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, माइग्रेन के लिए सबसे पहली बात तो ये जानो कि माइग्रेन होता क्यों है। ठीक है, इट्स नॉट अ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, कोई हमारी ब्रेन की प्रॉब्लम नहीं है वो। ये प्योरली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल होती है। हम हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब करते हैं, उसकी वजह से ही ये माइग्रेन होता है। देखिए, आप नीता जी बोला ना आपने? नीता जी, यस। या इनसे अगर हम हिस्ट्री लेंगे तो ये इनसे पता चलेगा कि इन्होंने अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी डिस्टर्ब कर रखी है, खाने पीने का पैटर्न इनका डिस्टर्ब है। इसकी वजह से इनको एसिडिटी रहती है। ठीक है, एसिडिटी फील हो या नहीं हो, वो एसिड जब जाके हमारे इंटेस्टाइन्स में जाता है तो वो इंटेस्टाइन में सूजन पैदा कर देता है। और जब भी कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं कि आप धूप में गए हो, या आपका खाना स्किप हो गया है, या आपकी नींद डिस्टर्ब हो गई है, या आप रात को देर तक जग लिए हो, या बहुत सारे शोर शराबे में हो, या बहुत सारे लोगों के साथ हो, तब ये माइग्रेन हमारा ट्रिगर होता है। ठीक है, तो ये एसिड वहां जाके टकराता है और सीधा सिर पे चढ़ता है। और कई लोग हैं जिनको वॉमिटिंग के बाद रिलीफ मिलता है, या कुछ पेन किलर खाने के बाद रिलीफ मिलता है, सोने के बाद रिलीफ मिलता है। तो मैं कुछ टिप देना चाहूंगी माइग्रेन के पेशेंट्स को कि अपना डाइट पैटर्न सही कर लीजिए। 6 मील डाइट करिए। थ्री मील मेजर मील्स है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, और 3 मील्स होते हैं माइनर मील्स, जो इनके बीच बीच में होते हैं। जैसे बीच में छाछ पी लिया, सैलेड्स खा लिया, फ्रूट्स खा लिया, या लाइक कुछ भी हल्का फुल्का खा लिया, जूसेस पी लिए। तो ये 6 मील डाइट पैटर्न फॉलो करिए, और अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सन के हिसाब से सेट करिए। सन से पहले उठो। ठीक है, हमारी क्लॉक अंदर बिल्कुल सन को फॉलो कर रही है। तो इफ यू विल गेट अप बिफोर सन एंड फॉलो द रूटीन, 1 घंटे का वर्कआउट करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, और ये डाइट पैटर्न फॉलो करें। और एसिडिक फूड जितने मैंने बताए थे, टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, है ना, बासी खाना, स्टेल फूड, ये सब चीजें अवॉइड करें। तो आप खुद पाओगे कि आपके माइग्रेन की टेंडेंसी, फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, इंटेंसिटी कम हो गई है, और जो आंतों में सूजन आ गई उसके लिए तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तो ग्रेजुअली वो ठीक हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच क्योर मैम। माइग्रेन। ओके, हो गया। सो मैम, ये जैसे आपने ये त्रिफला के बारे में बताया कि आप तीनों सीजन में उसका लेने का तरीका अलग अलग होता है, तो जो हमारे व्यूअर जो सुन रहे हैं आपको, पार्थ जी, उन्होंने वही क्वेश्चन पूछा है कि ही इज क्यूरियस टू नो कि वो अलग अलग सीजन में इसका इंटेक कैसे अलग अलग होना चाहिए। यार वो मुझे भी ना थोड़ा देखना पड़ेगा, मैं आपको मैसेज करूंगी, आप उनको प्लीज मैसेज कर देना। मुझे एग्जैक्टली सीजन वाइज ध्यान नहीं आ रहा है अभी, मैं श्योरली मैसेज करके आपको कन्वे करूंगी कि किस सीजन में त्रिफला को किसके साथ लिया जाता है। ठीक है, श्योरली आई मैसेज। कुछ उल्टा बता दूंगी तो गलत नहीं हो जाए। श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम मैम। सो उनका ही एक अगला क्वेश्चन है कि एनी स्पेसिफिक गाइड टू रिलीव फ्रॉम कांस्टेंट कॉन्स्टिपेशन। एनी स्पेसिफिक, आप मतलब जो कॉन्स्टिपेशन है उसके रिलीफ के लिए, कांस्टेंट कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम होता है उसके रिलीफ के लिए प्लीज गाइड समथिंग। लुक, अगर कॉन्स्टिपेशन है उसके लिए हर्ब्स हमारे पास बहुत सारे हैं। त्रिफला इटसेल्फ अ गुड हर्ब वाला कॉम्बिनेशन फॉर कॉन्स्टिपेशन ऑल्सो। अगर रात को हम गुनगुने पानी से त्रिफला को लेते हैं तो वो स्टमक क्लीन करता है। त्रिफला का एक हर्ब है, 3 चीज है त्रिफला में, आंवला, हरड़ और बहेड़ा। तो इवन सिर्फ हरड़ भी, हरितकी की टैबलेट्स भी आती है, सिर्फ एक सिंगल आप हरितकी भी खा लो तो भी स्टमक क्लीन हो जाता है। बट हमें कॉन्स्टिपेशन क्यों है उस पर जाना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारी डाइट और लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो अपना सैलेड इंटेक बढ़ाइए, फ्रूट इंटेक बढ़ाइए, और सेंसिबली खाइए खाना। आप अपने शरीर के अपना, इतना हम डिस्कशन किए ना बॉडी टाइप के लिए, तो अपनी बॉडी को समझते हुए खाइए, तो आपको कोई भी लेक्सेटिव लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इनिशियली आप ट्रीटमेंट के हिसाब से त्रिफला या हरितकी ले सकते हैं टैबलेट या पाउडर फॉर्म में। और जब आपका सिस्टम रेगुलेट हो जाए तो आप अपनी लाइफस्टाइल और डाइट को भी चेंज करिए, लेट नाइट सोना बंद करिए, सुबह जल्दी उठना शुरू करिए, डाइट में क्या क्या चेंजेस आने चाहिए आपको वो ध्यान दीजिए, अपनी बॉडी की सुनिए। बॉडी खुद ही बोल देती है प्लीज अब मत खाओ, ये मत खाओ, अभी भूख नहीं लगी है मत खाओ। तो थोड़ा सा सुनो अपनी बॉडी को, तो हेल्दी रहोगे। यस यस, बिकॉज हम लोग अननेसेसरी भी बीच में ऐसे ही मूड हो गया, कंटाला आ गया करके भी फूड इंटेक बहुत हो जाता है,
मंचिंग। यस यस एग्जैक्टली, वी क्रेव फॉर इट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो जो ये विनीत जी है हमारे, तो उन्होंने पूछा है कि इज देयर एनी इजी टिप इन नाड़ी परीक्षण टू आइडेंटिफाई अनबैलेंस ऑफ त्रिदोषा? एक्चुअली तो जो इम्बैलेंस है दोषा का, वो बहुत अच्छे से वैद्य ही देख सकता है नाड़ी से। आप अपने Okay. आप को सिम्टम से समझ सकते हो, क्योंकि नाड़ी आप खुद की नहीं देख पाओगे, डॉक्टर ही देख पाएगा। जो बताया आपके क्वेश्चनर्स अवेलेबल है, जिनको आप पढ़ के अपने आप को लाइक पॉइंट्स देकर उसमें आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा दोषा बिगड़ा हुआ है। और दिस इज हाउ यू कैन डिसाइड कि अभी कौन सी लाइक इम्बैलेंस चल रहा है। वो क्वेश्चनर से ही आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। एंड क्वेश्चनर्स आर अवेलेबल, लाइक आप देख सकते हो इंटरनेट पे काफी क्वेश्चनर्स अवेलेबल है। और एग्जैक्ट इम्बैलेंस वैद्य बता पाएगा। ओके ओके, थैंक यू मैम। और जैसे हम मतलब आप भी बात कर रहे हो कि दिन में 1 घंटा हमें एक्सरसाइज करनी है, तो जो एक्सरसाइज होती है उसमें अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। कोई योगा करना प्रेफर करता है, कोई एरोबिक्स होता है, कार्डियो करता है, या एकदम वेट लिफ्टिंग का करता है। तो अगर ये तीनों दोषा अलग अलग होते हैं, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज है, या फिर मतलब कफ वालों को ये नहीं करना चाहिए, पित्ता वालों को ये एक्सरसाइज नहीं ट्राई करनी, ऐसा कुछ होता है कि सब लोग थोड़ा थोड़ा सब कर सकते हैं? या एक्चुअली देखो, अपने अपना ये जो चॉइस बनती है ना, कि कोई योगा कर रहा है, कोई एरोबिक्स कर रहा है, कोई Yes, जिम जाता है, ये चॉइस ही प्रकृति के हिसाब से होती है। ओके ठीक है, ओके। जैसे बात प्रकृति वाला ना, उसको एरोबिक्स और डांस करने में मजा आएगा। ठीक है, पित्त प्रकृति वाले को जिम जाना अच्छा लगेगा, और कफ प्रकृति वाला योगा करेगा। तो ये Right. हमारी हम जो डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, ये खुद हमारी प्रकृति डिसाइड करती है। सो एक बैलेंस्ड एक्सरसाइज होनी चाहिए। वात वालों को बहुत ज्यादा विग्रस एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, उनका वात बढ़ सकता है। और कफ वालों को विग्रस करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका वेट गेन का फुल चांसेस रहता है, उनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा लो रहता है। तो कफ वालों को थोड़ा विग्रस करना चाहिए। कफ वाले इवन जिम भी जा सकते हैं, और योगा में पावर योगा, या जो थोड़ा सा टाइम स्ट्रेच करके जो योगा कराते हैं, एक्सटेंडेड टाइम वाला, वो वाला उनको करना चाहिए। और पित्त वालों को बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो वाला एक्सरसाइज अवॉइड करना चाहिए, जिसमें उनका बॉडी हीट बहुत बढ़ जाए, वो अवॉइड करना चाहिए। साइकिलिंग इज वेरी गुड फॉर पित्त प्रकृति। साइकिलिंग में बॉडी हीट नहीं बढ़ता है, बट पर्सपिरेशन अच्छा रहता है, वर्कआउट अच्छा रहता है। तो वो ये डिपेंड करता है कि लाइक आपकी चॉइस भी क्या है। जैसे मुझे जिम भेजोगे तो मैं जिम नहीं जाऊंगी, है ना। तो अपनी प्रकृति के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे ऑलमोस्ट सब क्वेश्चंस का इतने अच्छे से और इजीली आंसर दिया है कि हमारे व्यूअर्स को भी समझ में आ गया रहेगा कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर वैल्यूएबल टाइम, और हमारे हर्बल हिल्स के ये लाइव सेशन में ज्वाइन होने के लिए थैंक यू सो मच मैम। इट वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव। It was completely my pleasure, and thanks to viewers जो भी हर्बल हिल्स और जो मेरे नोन सब मुझे सुने हैं। और मैं छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन लास्ट में जरूर देना चाहूंगी कि लाइक आई एम डॉक्टर सुषमा खंडेलवाल, जो मिस कर दिए इनिशियल में अक्षया ने जब इंट्रोडक्शन दिया था। एंड आई एम एमडी इन आयुर्वेदा, प्रैक्टिसिंग प्योर आयुर्वेदा सिंस 15 years, और नाड़ी वैद्य हूँ। और नाड़ी देखने में मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि आप एक अलग सी अनुभूति होती है। आप नाड़ी पे हाथ रखते हो और आपको ऐसा लगता है नाड़ी खुद बोल रही है कि मेरे को गुस्सा बहुत आता है, मैं बहुत काम हूँ, या मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। सो इट्स अ डीप साइंस, और प्योरली इंट्यूटिव है। ये इंट्यूशंस होते हैं अपने आप कि मुझे इनको, पेशेंट को बीपी है, पेशेंट को हार्मोनल इम्बैलेंस है, अपने आप वो इंट्यूशंस आते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी साधना लगती है, कुछ ध्यान क्रिया करनी होती है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा अच्छे से सुपर फाइन हो। और आई एम अ मैराथनर, साइक्लिस्ट भी हूँ। ओके। और यस मैं बच्चों को स्वर्ण प्राशन ड्रॉप्स देती हूँ उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। अभी पेंडेमिक्स में मैंने एक चीज फील करी है, बच्चों की इम्यूनिटी और इंटेलेक्ट काफी बढ़ रहा था, ये तो हमने ऑब्जर्व किया था। लेकिन पेंडेमिक में ये चीज हमने ऑब्जर्व की कि जो बच्चे स्वर्ण प्राशन गए हुए थे, उनके अगर पेरेंट्स को भी कोरोना हो गया है, या उनके किसी फैमिली मेंबर को कोरोना हुआ है, बट बच्चों को नहीं हुआ। दैट वाज लाइक वेरी न्यू फाइंडिंग्स, बिकॉज ये डिजीज नई सामने आई है। इवन एक बच्चा तो अपनी माँ के साथ क्वारंटाइन हुआ, माँ वॉज पॉजिटिव, पर घर में उस बच्चे को रखने वाला कोई नहीं था, इसलिए बच्चा भी माँ के साथ होटल में शिफ्ट हुआ। एंड मुझे भी बहुत दुख हुआ कि अरे ये बच्चा क्यों चला गया, है तो नेगेटिव है, 3 साल की बच्ची है, बट शी केम नेगेटिव, और उसकी मदर भी नेगेटिव आई। तो दैट वाज एक वेरी इम्प्रेसिव।
और मैं बस बताना चाहूंगी कि मैंने ये इम्यूनो बूस्टर काढ़ा लॉन्च किया है फॉर इंक्रीजिंग इम्यूनिटी ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक टाइम। ये कोरोना पेशेंट्स को भी दिया था और ऑल वर फाउंड वेरी गुड रिस्पॉन्स, और अभी सभी ले रहे हैं इसको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के हिसाब से। तो मैं सजेस्ट करूंगी सबको कि सब लोग लो और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ। थोड़ा लाइफस्टाइल पे काम करो, हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, वर्कआउट सब फॉलो करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करो। और एक छोटा सा फॉर्मूला दे रही हूँ SMS का, जो भी हमें फॉलो करना चाहिए इस पेंडेमिक के टाइम में। S से सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है, M से Yes. मास्क और Yes. S से सैनिटाइजर। ऑलवेज वॉश योर Okay. हैंड्स प्रॉपर्ली। Yes. थैंक यू। Yes. तो आपने जो SMS जो बोला है ये सबको याद रह जाएगा because it is very trending word. Thank you so much, ma'am. Yeah. ओके, बाय। Thank you.